हेलो नमस्कार साथियों। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्त आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट 10 की तरफ, और ये है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो सुबह मिलता है आपको 9 बजे। दोस्त इसमें हम लोग ग्रुप डी के लिए रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्न कर रहे हैं। तो दोस्त शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। और आपको एक बात और बता दें कि आज आपको रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और शाम को 5 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट जो चैप्टर वाइज चल रहा है उसको तो आपको पता ही होगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्त सबसे पहला प्रश्न है, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? अवेस्ता, तोरा। अवेस्ता जो है वो पारसी के साथ कैसे संबंध है, तोरा का यहूदी के साथ कैसे है, त्रिपिटक का बौद्ध के साथ कैसे है, और मंदिर का हिंदू के साथ कैसे है। तो दोस्त जो पारसी धर्म होता है इसके इसका जो ग्रंथ है उसे अवेस्ता कहते हैं। यहूदी का ग्रंथ तोरा है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं। लेकिन दोस्त हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं, ये तो एक तीर्थ स्थल है, तो हम कहेंगे कि जो मंदिर है और हिंदू है ये आपस में बिल्कुल इसकी तरह से सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्त। पारसी धर्म को बात की जाए तो पारसी धर्म को ही यहूदी धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे यहूदी धर्म कहते हैं, यहूदी धर्म। और दोस्त ये एकेश्वरवाद है, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवादी है। इनका मानना है कि ईश्वर एक है। और दोस्त इनके एक पैगंबर थे, पैगंबर, उनका नाम था जुरथुस्त्र, जुरथुस्त्र। इनके एक पैगंबर थे दोस्त, इनका नाम था। और इनका मानना यह है कि जो हमें आदेश दिए जाते हैं वो सभी ईश्वर के द्वारा हमारे पैगंबर को दिए जाते हैं, और जो पैगंबर होते हैं वही हमारे धर्म हमें आदेश करते हैं या फिर हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये कौन कहता है? यहूदी धर्म या फिर पारसी धर्म। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है। तो दोस्त लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? वाराणसी, कुम्भहार, चंपारण या पटना। तो दोस्त लौरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ है ये चंपारण में है, और चंपारण के हम कहें चंपारण बिहार, बिहार में स्थित है दोस्त। तो जो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है ये सम्राट अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट अशोक का पितामह कौन है? तो दोस्त सम्राट अशोक से पहले हम थोड़ा सा मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। दोस्त आपको बताया था कि मगध पर 4 राजवंशों वंश किया है। मगध साम्राज्य पर कितने राजवंश हुए दोस्त? मगध साम्राज्य पर 4 राजवंश हुए। कौन कौन से? सबसे पहले हर्यक, आपको बताया था हसना बना है। उसके बाद शशनाग वंश, शशनाग वंश। उसके बाद दोस्त नंद वंश, और दोस्त बाद में आया आपका मौर्य वंश, मौर्य वंश। तो दोस्त ये 4 वंश हुए हैं, इसमें से आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के बारे में अगर बात करें तो इसके जो संस्थापक थे, मौर्य वंश के संस्थापक तो दोस्त मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्त जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये एक छोटा सा बालक था। कहानी क्या है उसे समझते हैं थोड़ा सा। ये नंद वंश इससे पहले शासन कर रहा था मगध पर। मगध पर मौर्य वंश से पहले नंद वंश शासन कर रहा था। उस समय क्या था, इसके संस्थापक तो महापद्म नंद है, लेकिन इसका अंतिम सम्राट जो धनानंद है,
धनानंद के दरबार में आचार्य चाणक्य रहते थे। और रहते क्या थे दोस्त, वो अपने देश को लेकर के बहुत ही अपने देश से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे और अपने देश को लेकर बहुत सचेत रहते थे। तो इधर से जो सिकंदर है, सिकंदर आक्रमण कर रहा था। तो जब सिकंदर ने धनानंद को यह जानकारी दी कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करता जा रहा है और आप उसे रोकते क्यों नहीं, क्योंकि जो धनानंद था वो उस समय सबसे शक्तिशाली राजा था। तो जो धनानंद है उसने आचार्य चाणक्य का अपमान किया और उन्हें लात मार के अपने राज्यसभा से निकाल दिया। उसी समय जो आचार्य चाणक्य है वो शपथ लेते हैं कि धनानंद, मैं तेरे इस राज्य का सर्वनाश करके ही दम लूंगा। तो जब वो वापस जा रहे थे तब उन्हें एक बालक मिला, चंद्र, इनका नाम था क्या, चंद्र। और उन्होंने ये देखा कि बात जो छोटे बालक जब खेल खेलते हैं तो ये एक छोटा सा बालक एक मिट्टी के टीले पर बैठा न्याय कर रहा था और बाद बाकी जो छोटे छोटे बालक थे इसके पास अपनी अपनी समस्याएं लेकर आ रहे थे। जब ये बात आचार्य चाणक्य ने देखी तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये बालक बड़ा होकर एक चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है। और वो इस बालक को अपने साथ ले गए इसके माता पिता से और इसे अपनी शिक्षाएं दी और शिक्षा देने के बाद इसे एक सम्राट के योग्य बनाया। तो दोस्त ये है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अगर आचार्य की बात करें तो इनके आचार्य कौन थे, आचार्य या फिर यो कहें गुरु, आचार्य चाणक्य। इनका दूसरा नाम क्या है दोस्त, विष्णुगुप्त। इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है दोस्त। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इनकी बुक, इस बुक का नाम है दोस्त अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। तो दोस्त इनकी जो बुक अर्थशास्त्र है ये धन से संबंधित नहीं है, ये अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। और इसमें राजनीति कैसे की जाती है वो सारी चीजें लिखी हैं। और इनके द्वारा एक खुफिया तंत्र बनाया गया था जिसे गुप्तचर संघ कहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी इसी में मिलती है, ठीक है दोस्त। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर जाने तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक बेटा हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। इनका पुत्र हुआ बिंबिसार, बिंदुसार दोस्त। कौन, बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। और यही प्रश्न पूछा गया है कि अशोक का पितामह मतलब अशोक का दादा कौन था, तो आप क्या बताएंगे, अशोक का दादा चंद्रगुप्त मौर्य को कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ बिंदुसार है। और दोस्त अगर हर्यक वंश का इसका संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक बिंबिसार है। कौन है दोस्त, बिंबिसार है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ आई होंगी। अगला प्रश्न है दोस्त, अशोक के अधिकांश अभिलेख की भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो दोस्त जो अशोक हैं इन्होंने अभिलेख लिखवाए थे और जो अभिलेख या शिलालेख है इनके कुल 14 शिलालेख हैं। कितने हैं ये, संख्या में 14 है। और 14 शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए। कितने स्थानों से, 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और जो इन्होंने शिलालेख लिखवाए थे ये अरमाइक लिपि, अरमाइक और ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और उसके बाद प्राकृत, इन भाषाओं में लिखवाए थे। तो अधिकांश शिलालेख जो मिले हैं वो दोस्त किसमें मिले, प्राकृत भाषा में मिले हैं। किसमें, प्राकृत भाषा में मिले हैं। जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है दोस्त यहाँ पे मिले अरमाइक और खरोष्ठी में मिले, ठीक है दोस्त। और जो भारत में मिले वो ब्राह्मी और प्राकृत भाषा के अभिलेख मिले हुए हैं। अगला प्रश्न, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान के नाम से जाना जाता था। तो दोस्त कर्नाटक में एक स्वर्णगिरी स्थान है और इसे मौर्य काल में या चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कहें या फिर
मौर्य वंश में गए तो इसे सोने की खान के नाम से जाना जाता था। अगला, सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो दोस्त ये कहां से आया था? तो यहाँ ये यूनानी शासक द्वारा भेजा गया था। कौन था? यूनानी शासक। इसका कारण क्या था दोस्त? जब 326 ईस्वी थी, कितनी? 326 बीसी ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था, तो भारत पर एक आक्रमण किया उसने 326 में, और यहाँ पे एक पंजाब के राजा थे, पंजाब के शासक पोरस, पोरस के साथ युद्ध होता है, और दोस्त इसमें पोरस हार जाते हैं। पोरस वर्सेस सिकंदर। 326 में जो युद्ध हुआ दोस्त, वो पंजाब के शासक पोरस वर्सेस सिकंदर के बीच हुआ। इसमें सिकंदर विजय हुआ, पोरस हार जाते हैं, और इस युद्ध को हम कहते हैं वितस्ता का युद्ध। वितस्ता या वितस्ता दोस्त, आपने अगर 10 मिनट्स को देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि जो वितस्ता है वो वैदिक कालीन नदी का नाम है, और इसे आज झेलम नाम से जानते हैं। तो इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं, झेलम का युद्ध। लेकिन दोस्त अगर यूनानी भाषा में कहे तो इसी को हाइडे स्पीच का युद्ध नाम से जानते हैं, हाइडे स्पीच का युद्ध। क्योंकि दोस्त जो यूनानी थे, ये झेलम नदी को हाइडे स्पीच कहते थे, और ये कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ, 326 बीसी में हुआ। फिर जब ये पोरस इनसे हार गया, उसके बाद सिकंदर जब आगे की ओर बढ़ता है और सिंध नदी को पार करके भारत पर आक्रमण करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से, मतलब चंद्र से युद्ध होता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य इस सिकंदर को हरा देते हैं। जब सिकंदर, सॉरी सिकंदर को नहीं, सिकंदर का जो राजदूत होता है सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं। फिर जब हरा देते हैं तो इन दोनों के बीच एक संधि होती है, एक संधि होती है। अब जब संधि होती है तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस द्वारा 4 प्रदेश मिलते हैं, 4 प्रदेश, कांधार, काबुल, उसके बाद मिलता है मकरान, मकरान, और एक और दोस्त मिलता है, 1 मिनट रुकना दोस्त। हाँ दोस्तों, यहाँ बता रहे थे हम आपको कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रदेश हैं वो दिए जाते हैं, एक कांधार, काबुल, मकरान, और एक था दोस्त हेरात। कौन था? हेरात। जब चंद्रगुप्त मौर्य को ये मिल गए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दान दिए, 500 हाथी दान दिए, 500 हाथी दान दिए। और इसी समय सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत, जो मेगास्थनीज नाम का था, उसे एक राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज मेगास्थनीज आया, किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और दोस्त इसने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है? एक बुक है दोस्त इसकी इंडिका, और ये बहुत ही प्रसिद्ध बुक है दोस्त, और कई बार परीक्षा में पूछी गई है। इंडिका एक ऐसी बुक है जो मौर्य काल के या मौर्य वंश के शासन काल का जो स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत इंडिका माना जाता है। हालांकि अब इसकी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके जो कॉपी है वो कई प्रतियों में अभी भी मिल जाती हैं। तो दोस्त जो सेल्यूकस निकेटर ने कैसे भेजा था? मेगास्थनीज को, और ये कहाँ का शासक था? यूनानी का था, यूनान का था। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया? तो दोस्त किस नदी को पार किया था? इससे सिंध नदी को पार करके आना पड़ा था। कैसे? सिंध नदी को पार करके आना पड़ा था। उसके बाद दोस्त अगला है डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया स्मारक कौन सा है? तो दोस्त कौन सा? धामक स्तूप, बाबीकोंडा स्तूप, महाबोधि स्तूप, या सांची स्तूप? तो दोस्त एक बार बताएंगे।
तो दोस्त इसका सही जवाब है सांची का स्तूप। और ये सांची का स्तूप कहाँ पे है? ये एमपी के रायसेन जिला, रायसेन जिला में है। और दोस्त इस सांची को 1989 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। यूनेस्को में भी सम्मिलित किया गया था। ठीक है दोस्त। धम्मे के स्तूप की बात करें तो ये सारनाथ वाराणसी के पास में है दोस्त। और बबिकोंडा और महाबोधि स्तूप। आगे चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने सिकंदर, पहला ऑप्शन है उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और चौथा ऑप्शन है साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो दोस्त यहाँ अगर चंद्रगुप्त के मौर्य के वंश के बारे में बात करें तो यहाँ ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि बैरम खान जो है दोस्त, बैरम खान तो अकबर का संरक्षक था। वो तो मुगल काल में आएगा और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी प्राचीन इतिहास को, और ये पहुंच गया किसमें? मध्यकालीन इतिहास में। तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में भर्ती हो गया, ये बात सही है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने भारत को विजय करने के लिए हर संभव प्रयास किया और वो चक्रवर्ती सम्राट बनने के योग्य भी था और बना भी बाद में। दोस्त अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का अनुयायी। दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक बार, शासनकाल में एक बार अकाल पड़ा था और जब इसने देखा कि प्रजा बहुत दुखी है तो ये उस अकाल से प्रभावित होकर उस दुख को देख नहीं पाया और श्रवण बेलगोला में चला जाता है। श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला संलेखना विधि दोस्त क्या होती है अभी बताएंगे। संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। तो दोस्त संलेखना विधि क्या होती है? जो जैन अनुयायी होते हैं जैन धर्म में बिना कुछ खाए पिए अपने प्राणों को त्याग देना, वही क्या है? संलेखना विधि है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे और ये श्रवण बेलगोला चले गए अपने अंतिम दिनों में और संलेखना विधि द्वारा मतलब बिना कुछ खाए पिए अपने प्राणों को त्याग दिया। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और वे किसके पोते थे? तो दोस्त ये प्रश्न अभी बता दिया आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इसमें एक शब्द आया कि कलिंग, कलिंग विजय। दोस्त कहाँ है कलिंग विजय? तो कलिंग विजय, कलिंग आज वर्तमान क्षेत्र में कहाँ है दोस्त? तो अगर आज वर्तमान क्षेत्र की बात की जाए तो वर्तमान क्षेत्र में जहां आज उड़ीसा है, उड़ीसा और पूर्वी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वी आंध्र प्रदेश वाला जो भाग है वो कलिंग हुआ करता था। तो दोस्त जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, तो अशोक महान जब गद्दी पर बैठे, अशोक अशोक का राज्याभिषेक अशोक का राज्याभिषेक
राज्याभिषेक कब हुआ दोस्त? तो आप कहेंगे 269 बीसी में हुआ, 269 बीसी में। और 269 बीसी के 8 वर्ष बाद, 269 बीसी के 8 वर्ष बाद 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध, तो दोस्त जो कलिंग युद्ध हुआ इसमें अशोक विजय हुआ, अशोक की जीत हुई। और दोस्त इस कलिंग जो युद्ध है, जो कलिंग युद्ध है, इसका वर्णन किसमें मिलता है? आप कहेंगे 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में वर्णन मिलता है। दोस्त ये शिलालेख क्या थे? जब कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में, तो बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ। इस रक्तपात को देखकर जो अशोक था उसने धम्म घोष की नीति अपना ली, भेरी घोष की नीति को छोड़कर। भेरी घोष का मतलब युद्ध नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति का मतलब है शांति की नीति या शांति का मार्ग अपना लिया। और दोस्त इसने 261 बीसी में जब युद्ध हुआ उसके बाद ये बदल गया। उसके बाद इसने शिलालेखों को लिखवाना शुरू किया। शिलालेखों पे उसने अपने युद्ध के बारे में लिखवाया और जो जनता है उसे कैसे मिलकर रहना चाहिए, कभी अहिंसा नहीं करनी, मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलने लगा ये। और इसी तरह से 13वें शिलालेख में इसने लिखवाया है कि कलिंग युद्ध कैसे हुआ था। तो कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में। पहला जो शिलालेख है उसमें इसने लिखवाया है कि संपूर्ण जनता जो सभी प्रजा है इसके पुत्र या पुत्री के समान है। ठीक है दोस्त। अब जो अशोक है इसके एक पुत्र और पुत्री थे, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। संघमित्रा दोस्त इसने बौद्ध धर्म को अपनाया भी और इसका प्रचार प्रसार भी किया। और इन दोनों को इसने श्रीलंका भेजा, श्रीलंका भेजा। किसके लिए भेजा दोस्त? तो आप कहेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इससे पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म का कितना बड़ा अनुयायी हो गया था कि अपनाना एक अलग चीज है, लेकिन किसी धर्म को अपना कर उसका प्रचार प्रसार विदेशों तक करना, मतलब दूसरे राज्यों में भी करना। इससे पता चलता है कि अशोक एकदम से अपने हृदय को परिवर्तित कर चुका था। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो दोस्त स्वतंत्र भारत का पहला बजट मोरारजी देसाई, जॉन मथाई, एन के चंद्रा, आर के षणमुख शेट्टी, आर के षणमुख शेट्टी ने पेश किया था। और दोस्त ये पहला बजट 26 नवंबर, ये स्वतंत्र भारत का है दोस्त, 1947 को पेश हुआ, ठीक है दोस्त। और अब तक सबसे ज्यादा बार पेश करने वाले कौन है? मोरारजी देसाई, सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया। सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया किसने दोस्त? मोरारजी देसाई ने। लेकिन सबसे पहली बार किसने किया था? आर के षणमुख शेट्टी ने। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्त यहाँ थोड़ा सा और बात कर ले। कल आपको बताया कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। तो दोस्त और इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, ये भी बताया था। तो जब दूसरी बैठक हुई थी, कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, सेकंड मीटिंग या बैठक। तो दोस्त पहली बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक में जो आपके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, इसी समय पे दो लोग और चुने गए थे जिन्हें हम उपाध्यक्ष कहते हैं। तो दो उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष
कौन कौन थे? एक नंबर पे थे आपके H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, और दूसरे थे टी कृष्णमाचारी, टी कृष्णमाचारी। दोस्त H.C. मुखर्जी जो थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी इन्हें कहते हैं। तो ये पहले उपाध्यक्ष बनाए गए कब? 11 ये दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद और इसके बारे में जानेंगे तो दोस्त, जो संविधान सभा है, संविधान सभा, इसमें कुल 389 प्रतिनिधि थे, 389 प्रतिनिधि। इनमें से दोस्त कुछ अलग अलग जगह से थे, वो देख लेते हैं। तो 292 ये थे ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। केवल 93 जो थे दोस्त, वो थे देसी रियासत से, देसी रियासत। और दोस्त उसके बाद आपके बच गए 4, क्योंकि 3 4 7 और 2 9, तो 4 बच गए। ये थे दोस्त चारों कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र से। तो दोस्त कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब यह है कि आज का केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश से ये थे। ठीक है दोस्त, इस तरह से जो 389 सदस्य थे वो कहां से थे? 292 ब्रिटिश प्रांत से, मतलब जहां अंग्रेजी शासन चलता था। उसके बाद कुछ देसी रियासतें थी जहां कुछ राजा शासन कर रहे थे, भारतीय राजा थे, वहां से 93 लोगों को लिया गया। और 4 लोग जो थे कमिश्नरी क्षेत्र, मतलब उस समय के जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे ब्रिटिश शासन में, वहां से 4 सदस्य लिए गए। और दोस्त ये जो प्रतिनिधि थे, ये 10 लाख की संख्या पर, कितने? 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि लिया गया था। और इनमें से अगर बात की जाए तो 289 सदस्यों ने साइन किए थे। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली किस नहर की वजह से प्राप्त हुई? तो दोस्त राजस्थान में सबसे जानी मानी कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और पंजाब की जल आपूर्ति करती है, जल आपूर्ति करती है। ठीक है दोस्त, तो कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर है, जिससे राजस्थान की हरियाली वापस आई है। ठीक है, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो दोस्त उस उसे हम कक्षा कहते हैं, कक्षा। दोस्त आज से ये जो प्रश्न है, हम सौरमंडल के प्रश्न पढ़ रहे हैं। सौरमंडल, सौर तो दोस्त सौरमंडल को जानेंगे थोड़ा सा। सौरमंडल क्या है? जो आकाशगंगा है, मिल्की वे, मिल्की वे में ऐसे कई सौरमंडल है, उनमें से एक हमारा भी सौरमंडल है, और जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। तो हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है? सौरमंडल का मुखिया सूर्य। और दोस्त सौरमंडल में क्या है? तारा, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, नक्षत्र, और दोस्त इसमें आता है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो ये सभी क्या दोस्त सौरमंडल के हिस्सा है। अगर सौरमंडल का जो तारा है, तो सबसे जो मुखिया है वही तो है इसका, तो कौन है? सूर्य। दोस्त ग्रह कितने हैं? तो कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, 8 उपग्रह। प्रत्येक ग्रह का अलग अलग उपग्रह है, इन्हें चंद्रमा भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? चंद्रमा। ठीक है दोस्त, उल्कापिंड, नक्षत्र और क्षुद्र ग्रह। दोस्त जो क्षुद्र ग्रह है, ये मंगल,
और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो दोस्त आज हम याद करेंगे सूर्य से दूरी के क्रम में बढ़ते हुए ग्रह। तो सूर्य से दूरी के क्रम में कैसे, यहाँ पे आपका दोस्त सूर्य हो जाएगा, ये सूर्य है दोस्त। यहां से हम बढ़ते हुए क्रम में ग्रह आज याद करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पहला बुध, उसके बाद आएगा शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद आएगा दोस्त मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो दोस्त ये कितने ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन्हें याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, तो आप देखेंगे यहां से ये सूर्य है दोस्त, तो इसे सब सूप में बसे अब। तो दोस्त इसे कैसे याद करेंगे, सब सूप में बसे अब, साथ से सूर्य हो जाएगा, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद बृहस्पति का शनि, अरुण और वरुण, ये हो जाएंगे दोस्त। इसकी ट्रिक हो जाएगी सब सूप में बसे अब। अब दोस्त अगर इन चार ग्रह की बात की जाए तो इन्हें हम क्या क्या कहते हैं, इन्हें पृथ्वी ग्रह कहते हैं, पृथ्वी ग्रह। इनका दूसरा नाम चट्टानी ग्रह है। कौन सा दोस्त, चट्टानी ग्रह, चट्टानी ग्रह। अगर इधर की बात की जाए तो ये जो चार हैं इन्हें हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं, बृहस्पति ग्रह। और दोस्त इन्हें दूसरे नाम से और इसे गैसीय ग्रह भी कहते हैं। क्या, गैसीय ग्रह भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में कौन चट्टानी ग्रह है, तो इनमें से एक ऑप्शन होगा। आपसे पूछ लिया निम्न में से कौन एक चट्टानी ग्रह नहीं है, तो इसमें से तीन होंगे, उसमें से एक हो जाएगा। निम्न में से कौन गैसीय ग्रह है, तो इसमें से कोई एक होगा। निम्न में से कौन गैसीय ग्रह नहीं है, तो इनमें से तीन होंगे, इसमें से कोई एक हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से इनके नाम होते हैं। यहीं पे अगर थोड़ा सा और जाना बुध के बारे में, तो दोस्त बुध एक एक ग्रह के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बुध के बारे में जानेंगे। तो बुध सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सबसे समीप है, सूर्य के सबसे नजदीक या पास, सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, 88 दिन में करता है। ठीक है दोस्त, तो ये किसके बारे में है, ये दोस्त बुध के बारे में। और इसके आगे देखेंगे अब आगे कल। और अगला प्रश्न है, साद और नोक्रेक का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्त साद, सुख, नोक्रेक ये उत्सव मेघालय में मनाए जाते हैं। कहाँ पे, मेघालय में। दोस्त और कौन कौन से मनाए जाते हैं, साद, सुख, बंगाला, नोक्रेक, नोक्रेक, नोंगक्रेक, बैंदी नकलम, तो दोस्त ये कहाँ के उत्सव है, ये मेघालय का उत्सव है। कहाँ के दोस्त, मेघालय के। उसके बाद खारसी पूजा, और गरिया पूजा, गरिया पूजा। तो दोस्त ये जो पूजा है ये कहाँ के हैं, ये त्रिपुरा के हैं।
उत्तर प्रदेश को तो आपको पता ही है, होली है, दशहरा है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, दोस्त महावीर जयंती है, और उसके बाद और देखा तो यहाँ पे हनुमान जयंती है। यहाँ तो बहुत सारे उत्सव है। ठीक है दोस्त, तो ये 700 नौकरी कहाँ मनाए जाते हैं? ये मेघालय में। और मेघालय में भी कहाँ? तो आप कहेंगे मेघालय की जो खासी जनजाति है, कौन सी? खासी जनजाति द्वारा, खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्त मोआत्सु कहाँ मनाया जाता है? आप कहेंगे नागालैंड में। नागालैंड में और कौन कौन से हैं? देखो दोस्त, सबसे पहले इसे याद करने की कोशिश करेंगे। नाग, नाग कहाँ रहता है? बिल में। तो नाग जब बिल में रहता है तो इसका हो गया हॉर्नबिल। हॉर्नबिल। जब दोस्त एक लड़की होती है, वो नाग को देखती है तो वो क्राई करती है। कौन क्राई करता है? सी क्राई करती है, सेक्रेनी, सी क्राई करती है। और उसके आंसू आ जाते हैं, उसके आंसू आ जाते हैं तो आप कहेंगे मोत्सु। मोत्सु, उसके जब आंसू आ जाते हैं तो दोस्त हॉर्नबिल, सेक्रेनी और मोत्सु ये कहाँ के हो गए? नागालैंड के हो गए। अरुणाचल प्रदेश के दोस्त कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश के ड्री उत्सव, ड्री उत्सव, मोपिन, और दोस्त कौन सा होता है? बुरी बूट, सोलुंग। ये कहाँ के दोस्त? ये अरुणाचल प्रदेश के। कैसे? अरुण और आंचल पति पत्नी है दोस्त। अरुण और आंचल पति पत्नी है। तो जब आंचल अपने घर जाती है तो अरुण कहता है मैं भी चलूंगा, तो आंचल ये कहती है नहीं तुम नहीं जाओगे। क्यों? कि तुम तो पी लेते हो और तुम मेरी जाके मेरी बेइज्जती कराओगे। तो अरुण वादा करता नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, बस मुझे साथ ले चलो। ठीक है, कोई बात नहीं। अरुण आंचल के साथ जाता है, और अरुण आंचल के साथ जब जाता है तो वो वहां पे कहता है वो पीनी है, वो पीनी है, मुझे पीनी है। और आंचल फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कहा था ना तुम मत जाओ। वो कहता वो पीनी है, मुझे पीनी है। आंचल कहती नहीं, पीनी नहीं है, तुम ड्री फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ। तो ड्री उत्सव, लेकिन वो तो पी लेता है। तो आंचल कहती है ये बुरी बात है, ये क्या है? बुरी बात है, बुरी बूट। लेकिन जब वो पी लेता है तो वो कहता है मैं सो लूं। वो कौन कहता? अरुण कहता सो लो। तो क्या मैं सो लूं? तो आंचल कहती है लो सर। लो सर, लो सर का मतलब है लो सर रख करके सो जाओ। वो अपने कंधे यूं कर देती है और कहती है लो इस पर सर रखकर सो जाओ। तो ये कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, मिजोरम में आपको एक रूट वर्ड बताया था क्या? कूट, जैसे थाल फवांग कूट, थाल फवांग कूट, मीम कूट, मीम कूट, और चपचार कूट, चपचार कूट, पावल कूट। तो दोस्त ये कहाँ के? मिजोरम के हैं, जहां कूट का अर्थ होता है त्योहार। क्या होता है दोस्त? त्योहार होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्त अगला प्रश्न। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्त गैलन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? आप कहेंगे तो दोस्त गैलन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, और कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्त जो बैरल होता, गैलन होता है, गैलन ये एक आयतन की माप की इकाई है। और एक गैलन बराबर, एक गैलन, एक गैलन बराबर दोस्त जो होता है वो 3.785 लीटर होता है। क्या होता है? 3.785 लीटर होता है। ठीक है, अगला, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई दोस्त तो दोस्त दबाव की एसआई इकाई क्या है? इसकी एसआई इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब दबाव होता क्या है? तो किसी भी एकांक,
क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या है? दबाव है। तो दोस्त दबाव या दाब बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल होगा ए और उस पर लगने वाला बल, लगने वाला बल ये क्या होगा दोस्त? एफ होगा। तो एफ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है दोस्त? न्यूटन। और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो यहां से हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दबाव क्या दोस्त? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या है? दबाव या दाब होता है। और इसका एक अन्य मात्रक पास्कल होता है। क्या है? पास्कल, एसआई मात्रक। ठीक है दोस्त, इसका पास्कल एसआई मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। किसमें दोस्त अधिकतम होती है? तो अगर फास्फोरस की बात करें दोस्त तो इसमें 4 होती है, इसमें एक और सल्फर में कितनी होती है? 8। तो इसकी सबसे ज्यादा किस्म हो जाएगी सल्फर में। सल्फर में कितनी होती है दोस्त? 8 होती है, क्योंकि ये दोनों तो क्या है? अक्रिय है, अक्रिय गैस है। तो ये तो स्थिर है, ये दोस्त कैसे स्थिर है? ठीक है, अगला है Al2SO4 का होल तरह, इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? दोस्त आज से हम अणुओं के भाग और अणुओं के जो प्रतिशत हैं उनको निकालना सीखेंगे कि किसी यौगिक में किसी अणु का कितना परसेंटेज है। इसके लिए सबसे पहले आपको याद करना होगा पीरियोडिक टेबल, और आपका आज का टास्क रहेगा 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक आवर्त सारणी याद करना। एक से लेकर 30 तक आवर्त सारणी आज आपको याद करनी होगी। ठीक है दोस्त, ये होमवर्क है। SW रहेगा। ठीक है दोस्त, अब आज के लिए हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। तो दोस्त यह एल्यूमिनियम है, Al2। तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है या आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो इसका क्रमांक होता है 13। आणविक द्रव्यमान हमेशा तो नहीं, लेकिन लगभग लगभग इसके दुगने के बराबर होता है। तो दोस्त इसका जब 13 है तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26। तो इसका हम अलग अलग निकालेंगे, ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा है इसमें। तो Al2 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या है दोस्त? अणुओं का द्रव्यमान। तो दोस्त Al2 एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के कितने अणु है? 2 है, और एक अणु का कितना होता है? ये 13 पे है, तो इसका 13 दूनी 26, बल्कि ये 26.9 होता है, तो हम इसे 27 ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्त? 27। तो 27 दूनी 54 हो गया। उसके बाद S है, तो दोस्त S कितना है? S के कितने अणु हो जाएंगे? S के आप कहेंगे तो 3 अणु है। कितने? 3। तो S का आणविक द्रव्यमान S फॉर सल्फर, सल्फर कितने नंबर पे दोस्त? 16 नंबर पे है। तो 16 नंबर पे जब ये है तो इसके कितने? 3 अणु है, तो 3 का गुणा करेंगे 16 में, 16 तिया 48। कितना हो जाएगा दोस्त? सॉरी 32। 16 का दोगुना कितना होगा? 32। इसका आणविक द्रव्यमान कितना? 32 और 32 तिया 96। उसके बाद दोस्त O को देखेंगे, तो O का आणविक द्रव्यमान होगा, आणविक द्रव्यमान। तो दोस्त O कितने बार है? आप देखेंगे O कितना है? 4 और 3, तो 4 तिया 12। कितने बार है? 12 बार। और दोस्त O का कितना होता है? ये 8 नंबर पे है, तो 8 दूनी 16, इसका होता है 16। आप जब गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 कम 16, 17 18 19, 192। अब अगर पूरे का निकालेंगे, जब आप पूरे का निकालेंगे तो इसे जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे? Al2 SO3 SO4 का होल थ्राइस का आणविक द्रव्यमान, तो दोस्त इसका जब आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 2 12,
हासिल 1, 5 और 1 6 और 9 6 15, 15 और 9 24, हासिल 2, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा दोस्त? 342 हो जाएगा। अब पूछा किसका है? ऑक्सीजन का प्रतिशत। दोस्त आप सब लोग गणित पढ़ते हैं तो प्रतिशत अगर ऑक्सीजन का पूछा है तो ऑक्सीजन का रखेंगे हम ऊपर, बाद बाकी टोटल का आ जाएगा नीचे। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत आप लिखेंगे ऑक्सीजन का आणविक प्रतिशत आणविक प्रतिशत आप लिखेंगे ऑक्सीजन का 192 ऊपर लिखेंगे और टोटल 342 नीचे, और प्रतिशत के लिए लगाएंगे 100 का चिन्ह। और दोस्त अब इसे करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे? 9 से कट जाएगा दोस्त, 9 दूनी 3 से कटेगा, 3 छक्का 18 और 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और कितने से कटेगा दोस्त? 2 से काट दो, 32 दूनी 64, उसके बाद 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो दोस्त 3200 बट्टे 57 आ जाएगा। 3200 बट्टे 57 हम यहाँ कर लेंगे भाग 3200 बट्टे 57। तो कितने बार? 6 बार, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30 और 4 34, 6 बार नहीं जाएगा दोस्त, 5 बार। 600 तो हाँ 600 ऑप्शन भी नहीं, 5 बार। 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 और 3 28, तो बचेगा 5, 11 में से 8 जाएगा तो 3, यहाँ पे इसको नीचे कर लेंगे तो दोस्त 5 सत्ते 35 तो 5 छक्का 30, तो 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30 और 4 34, तो दोस्त कितने बार? 56 पॉइंट कुछ बार जाएगा तो 56.1। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से समझ लो, Al2 का आणविक द्रव्यमान जो होगा दोस्त वो Al 13 नंबर पे और इसका लगभग दुगना या दुगने से कुछ कम या ज्यादा हो सकता है। तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या है? 27 है। ये आपको लर्न करने होंगे किसका आणविक द्रव्यमान कितना है। Al2 सर आपसे अगर ये पूछा जाए कि Al एल्यूमिनियम है, इसके कितने अणु हैं, तो आप कहेंगे 2 हैं। तो एक अणु का 27 है तो 2 का कितना हो गया? 54। सल्फर का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो दोस्त सल्फर के कितने अणु हैं? आप कहेंगे सल्फर के, आप यहाँ से देखेंगे तो 3 अणु हैं और एक सल्फर का 32 होता है क्योंकि 16 नंबर पर, तो 16 दूनी 32 और 32 तिया 96 हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं दोस्त? 4 तिया 12 ऑक्सीजन के अणु हैं। ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? 12 है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 12 का कितना हो जाएगा? 192। अब ऑक्सीजन का अगर आपसे प्रतिशत पूछा है तो आप कहेंगे 192 बट्टे टोटल आपने निकाला कितना है? 342। आप कहेंगे कि 192 बट्टे 342 और परसेंटेज के लिए आप लगा देंगे गुणा, सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 56 पॉइंट, ये मिल जाएगा 56.1%। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो दोस्त जो ऊर्जा मुद्रा है या एनर्जी करेंसी जिसे हम कहें उसे एटीपी कहते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है दोस्त, अगला किस कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त लाइसोसोम जो होता है इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। इसे सुसाइडल बैग नाम कहते हैं क्योंकि दोस्त जब ज्यादा कोशिकाएं बनने लगती हैं, ज्यादा लाइसोसोम बनने लगते हैं, तो ये कोशिकाओं, लाइसोसोम का मतलब क्या है? लाइसोसोम का कार्य है कि जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उन्हें नष्ट करना। टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उन्हें नष्ट करना, तो कभी कभी ये अपने आप को भी नष्ट कर लेता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग से नाम से जाना जाता है। ये अपने आप की आत्महत्या कर लेता है। डैश कंप्यूटर प्रोसेसिंग समय न्यूनतम किसमें होता है? तो दोस्त सबसे कम जो समय लेता है प्रोसेसिंग में 64 बिट जो होता है उसमें 64 बिट कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का समय कम से कम होता है। ठीक है दोस्त, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुसरण करता है जिसका अर्थ क्या है? तो दोस्त GIGO का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। तो दोस्त गार्बेज क्या होता है? कचरा या कूड़ा, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कचरा बाहर और कचरा अंदर। ठीक है दोस्त, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? तो दोस्त चूहा तो सर्वाहारी है, चींटी भी सर्वाहारी है और भालू भी सर्वाहारी है। आप कहेंगे सांप दोस्त सर्वाहारी नहीं है। कहते हैं सांप दूध पी लेता है, लेकिन किसी ने दूध पीते देखा क्या?
तो सांप जो हमेशा मांस खाता है और ये मांसाहारी है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न आज 26 प्रश्न है। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्त ये है भूमि, और ये वायु का क्षेत्र हो गया, और ये हो गया जल का क्षेत्र। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आप इस क्षेत्र को क्या कहना चाहोगे? इस क्षेत्र को, तो दोस्त जहां जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं जैव मंडल। क्या कहेंगे? जैव मंडल। तो आप कहेंगे जैव मंडल क्या है? ये हो गया वायु, ये हो गया जल, और ये हो गया भूमि। तो दोस्त आप एक बात बताओ, अगर आपके पास केवल भूमि हो तो क्या आप रह सकते हैं? अगर वायु और जल ना मिले, आप कहें मेरे पास जल है तो भूमि और वायु ना मिले तो आप रह सकते हैं? आप कहें मेरे पास वायु है, जल और भूमि ना मिले तो रह सकते हैं? नहीं। तो आप क्या कहेंगे? जब हमारे पास ये तीनों चीजें होंगी, ये तीनों चीजें यहाँ पे होंगी, तभी हमारे रहने के लिए स्थान बनेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? जैवमंडल। क्योंकि यहाँ पे कौन निवास करते हैं? यहाँ पे जीव निवास कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो इसे हम कहेंगे जैवमंडल। ये तो दोस्त आज के 26 प्रश्न, और यही खत्म होती है आपकी आज की क्लास। तो दोस्त कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्त अगर क्लास अच्छी लगी हो, प्रश्न सेट अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छे लगते हो, तो एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, और आज शाम को मिलेंगे हम लोग मैथ के साथ, शाम को 5 बजे, और उससे पहले हम मिलेंगे 12 बजे रीजनिंग के साथ। तो जुड़े रहिए MLID स्टडी पॉइंट के साथ, और मिलते हैं अगले नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।